अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2, सिंध की क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 और कैम्ब्रिज के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को एक्सपेरिमेंट और डायग्राम से समझेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। एटम और इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं जी। एटम का जो लफ्ज है वो किससे निकला है? एटमोस से निकला है, ठीक है। और एटमोस का मतलब ये है कि कोई चीज जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, या एटमोस का हम ये मतलब लेते हैं, ये ग्रीक हिस्ट्री से है। इनडिविजिबल भी इसको कहते हैं, यानी कि वो चीज जो फर्दर डिवाइड ना हो सके या जिसको हम फर्दर तकसीम ना कर सके। जैसे चले हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, और आप उसके जी इतने टुकड़े करते जाते हैं, आप उसको तोड़ते जाते हैं और इतना उसके छोटे टुकड़े कर देते हैं कि वो मजीद जो है वो फर्दर और उसके छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो उस वो छोटे टुकड़े जो हम करते जाएंगे, इसको तकसीम करते जाएंगे, और उस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे कि फर्दर हम उसको उस छोटे हिस्से तक पहुंचेंगे कि जिसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? एटम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई लीफ है, ठीक है, पत्ता है आपके पास, और आपने क्या किया जी? उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और इतना उसको तकसीम कर दिया, इतने उसके छोटे टुकड़े कर दिए कि जिसके बाद वो मजीद तकसीम नहीं हो सकता या डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? उस पार्ट को उसके उसका एटम कहते हैं। अब इसके बारे में ना बहुत सारी हिस्ट्रीज जो थी वो मतलब कि बनाई गई थी। और सबसे पहले किसने बनाई थी जी? डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की थी। और सॉरी, उसके बाद हमारे पास आ गया था जी रदरफोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जी रदरफोर्ड ने हमारे पास उसके बाद थ्योरी दी थी। और उसके बाद इसमें जो गलतियां थी, खामियां थी, वो किसने ठीक की थी जी? वो बोहर ने की थी। और आजकल जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं एटम का, वो सारा किसका है जी? वो बोहर का ही है। ऑरेंज है। डॉल्टन ने क्या बात की थी? एटम के हवाले से बात की थी। उसने कहा था कि हर चीज जो है, या हर एलिमेंट जो है, या हर हमारे पास जो आसपास चीज मौजूद होती है, वो किससे मिलके बनी हुई है जी? एटम से। अब एटम का वर्ड कहाँ से आया? अगर हम इस एप्पल के क्या करें जी? बहुत ही छोटे छोटे हिस्से करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या होगा? ऐसा पार्ट होगा जो अनकटेबल होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट एक बन जाता है, वो क्या होता है जी? वो मजीद उसको हम तकसीम नहीं कर सकते या उसको नहीं काट सकते, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? इनडिविजिबल है, या फिर हम कहते हैं कि अनकटेबल पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनकटेबल। जो पार्ट आपका बन जाता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और वो पार्ट क्या कहलाता था जी? उसको नाम उन्होंने क्या दिया था? एटम का नाम दिया था। और यही डाल्टन की थ्योरी का, या डाल्टन ने जो अपना नजरिया पेश किया था, उसमें यही पहला उसका जो थी बात थी, वो ये थी एटम के हवाले से कि हर चीज में जो है वो एटम मौजूद है। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम का वर्ड जो है वो किससे है जी? ये है एटमोस से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये वर्ड है एटमोस से, और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है जी? इनडिविजिबल, यानी कि वो ऐसी चीज या ऐसी शय हम कह सकते हैं जो मजीद तकसीम ना हो सके या डिवाइड ना हो सके, या जिसको हम
मजीद काट नहीं सकते। हालांकि आजकल की थेरीज में अगर हम देखते हैं, मॉडर्न जो थेरीज आ गई हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि एटम को कट किया जा सकता है, उसको तकसीम कर सकते हैं हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में, यानी कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं उनमें हम उसको तकसीम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो पहला जो उसका पोस्टुलेट या पहली जो बात थी वो एटम के हवाले से थी। अब उसके बाद उसने ये बात की थी कि एक एलिमेंट अगर आप कोई लेते हैं, ठीक है, और ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज मौजूद है वो मैटर है, यानी कि वो जगह भी घेरती है और अपना वजन भी रखती है। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसी एक फिगर देख लेते हैं, जैसे ये है। अब ये क्या है जी, कोयले का ढेर आपको नजर आ रहा है, या कार्बन बहुत सारे इसमें जो है वो क्या होंगे, कोल मौजूद होंगे। और कोल जो है वो किससे बना हुआ है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है हमारे पास, कोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, और इसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे जी, कार्बन एटम होंगे। ये किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन के एटम से। तो यहाँ वाली फर्स्ट इसका पोस्टुलेट जो था, या फर्स्ट जो इसकी बात थी, वो बात सही हुई कि कार्बन, इसमें बहुत सारे जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये क्या है जी, आपने पूरा ढेर उठा लिया, लेकिन इसके क्या करेंगे हम, इसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर को जो प्योर फॉर्म में हम देखते हैं, यानी कि इसमें कोई नमक के पार्टिकल इसके साथ अटैच ना हो या सैंड ना अटैच हो, तो इसको हम सब्सटेंस कह देते हैं। अब सब्सटेंस को मजीद छोटा छोटा तकसीम करेंगे और इसके एक ऐसे हिस्से पे पहुंच जाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज इस बड़े वाले ढेर से मिलती होंगी, यानी कि खसूसियात एक जैसी होंगी। रंग में वो काला होगा, जिस तरह ये पूरा ढेर काला है, ब्लैक कलर में है। और इसी तरह से जब इस ढेर को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से उस छोटे वाले पार्टिकल को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा जी, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इसको हम कहते हैं, वो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम कह देते हैं वो क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। और एक एलिमेंट जब आप लेते हैं, जैसे हमने ये कार्बन का एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट कौन सा लिया जी, कार्बन एलिमेंट हमने लिया, तो इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, कार्बन के होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सेम एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। तो यही पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था कि एक एलिमेंट आप ले लें तो उसमें सारे के सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे। जबकि एक और हम फिगर अगर देखें, जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है जी, रेड कलर का, ये ऑरेंज कलर का आपको लिक्विड जो है वो यहाँ पर विजिबल है। और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं, चले हम इसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये हमारे पास जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं ब्रोमीन लिक्विड, ठीक है। अब ये ब्रोमीन है और इसको किस सिंबल से हम केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जी, ब्रोमीन लिक्विड हम लिख देते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। और इसको Br के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर सारे के सारे एटम जो होंगे ब्रोमीन के होंगे। अब ब्रोमीन के एटम जो है वो कार्बन के एटम से डिफरेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो कार्बन के एटम है, सारा कोयले का ढेर है, और ये क्या है, ब्रोमीन के। तो यही उसने बताया था हमें, डॉल्टन्स ने, कि अगर दो डिफरेंट आप एलिमेंट ले लेते हैं तो उनके एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, आपस में फर्क होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके बाद उन्होंने बात की थी कंपाउंड्स के हवाले से, यानी कि जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हो रहे हों और हमें क्या बना के दे रहे होंगे जी, एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना के दे सकते हैं और एक आम सा कंपाउंड भी। जैसे हम H2O की चले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें H2O में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन होंगे। किस तरह से कि जी, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन था, आखिरी वाले शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो इस ऑक्सीजन के साथ इक्वली शेयर हो जाता है और इसके आखिरी वाले ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है और अपने हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है। तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो है एक, वो क्या करता है, इसके आखिरी वाले शेल में, सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 6 होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के शेल में भी मूव कर रहा होता है और इसी तरह से इस वाले के भी शेल में मूव कर रहा होता है। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं जी, कंपाउंड कहते हैं। तो वो कहता था कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम जो है कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं और इनके दरमियान सिंपल रेशो होती है, यानी कि एक सादा निस्बत से वो आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इनके दरमियान निस्बत क्या बन रही है जी, 2:1। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें तो क्या होता है, CO2, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, कार्बन को C सिंबल से हमने मेंशन किया, ऑक्सीजन के लिए O लिखा है। तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, तो इनके दरमियान सादा तरीन निस्बत क्या बन रही है जी, वो 1:2 बन रही है। तो यहाँ पर ये हमें चीज पता चल गई कि हमने सादा तरीन निस्बत को किस तरह से देखा कि यहाँ पर 1:2 है और यहाँ पर 2:1 है। तो ये डॉल्टन का जो थी थेरी में एक बात थी, उसने एक अपना पोस्टुलेट दिया था। उसके बाद जो बात की थी कि यहाँ पर एक कार्बन हम ले लेते हैं
और उसको जी जिस तरह ये कोयला ही है, और उसको हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सॉरी, क्या करते हैं जी, जलाने की कोशिश करते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे आप देख रहे हैं, और क्या करते हैं जी, ये रिएक्शन खुद ब खुद तो नहीं होता, ऑक्सीजन यहाँ पर हवा में मौजूद है तो खुद कभी भी नहीं होगा। इग्निशन हमें करवानी पड़ती है। इग्निशन क्या होता है जी, एक पहला स्टेप जो हमें खुद देना पड़ता है, यानी कि हम मैच बॉक्स से मैच स्टिक लेके रब करके और इस कोयले के ढेर पे लगाएंगे तो तब ये जलना स्टार्ट होगा। और क्या हमें बना के देगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में कि कार्बन पहले अकेला था, यहाँ पर सिर्फ हम कहते थे कि इसके अलग से एटम्स मौजूद थे, ऑक्सीजन के जो थे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब ये तीनों के तीनों जो है आपस में कंबाइन हो गए हैं और क्या बना के दे दिया उसने, एक कंपाउंड, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो अब क्या हुआ, सिर्फ एटम की रीअरेंजमेंट हुई, कार्बन यहां से हटके यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है, और इसने क्या बना के दिया जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ना तो ये वाले एटम खत्म हो गए, हमें कुछ देर के बाद हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इस तरह से हम कहते हैं कि दोनों के दोनों, कार्बन भी एज इट इज रह रहे हैं और ऑक्सीजन भी रह रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और ना ही ऐसा हुआ है कि ब्रोमीन के कहीं से यहाँ पर एटम जो है वो आ गए हैं, या हाइड्रोजन के कहीं से एटम आ गए हैं। तो आखिरी वाला जो इसका पोस्टुलेट था इस थ्योरी का, वो ये था कि न्यू एटम ना तो बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और ना ही पहले वाले एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये थी एटम की थ्योरी सारी की सारी, जो डाल्टन ने हमें। बात करते हैं जी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के हवाले से। अब ऐसा था कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन उसको एज अ होल देखना कि एटम है किस तरह से बना हुआ और उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से हैं और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर आपको एक शाइन करता हुआ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नजर आ रहा है। अब जी ये अल्फा पार्टिकल है क्या, हीलियम का एटम वो वाला ले लें जिसके अंदर, जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं कि प्रोटॉन दो हों और इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो भी दो हों, ठीक है। और इसके जब हम शेल को देखें, ठीक है, हीलियम का एटम बनाते हैं तो उसके शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो दो है। तो एक एटम को जब हम बताते हैं कि एज अ होल न्यूट्रल होता है तो दो प्रोटॉन है तो दो ही न्यूट्रॉन होंगे। अब इन दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या कर दें जी, रिमूव कर दें, तो ये जो पीछे हमारे पास बच जाएगा ये हीलियम +2 हम इसको कह देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस वाला पार्ट इसका बाकी बच गया है तो ये हीलियम ही। लेकिन क्या है जी, इसके दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, तो इसको, इस चीज को हम सारे को क्या कहते हैं जी, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर याद रहे कि चार्ज क्या है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलें, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं जी, ढेर सारे हम पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को किसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं, किसके ऊपर हम जाकर कोलाइड करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे। थिन गोल्ड फॉइल है, सोने की बनी हुई एक आपको यहाँ पर फॉइल सी नजर आ रही है, जिस तरह प्लेट सी होती है पतली सी, पेपर लाइक बिल्कुल हम कह सकते हैं, जिस तरह आपकी कागज होता है, जिस तरह बुक का एक पेपर होता है, उस तरह की सोने की बनी हुई यहाँ पर फॉइल सी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको पास किया, अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड किया, तो कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल, सारे के सारे तकरीबन मोस्टली जो थे वो पास हो गए, और कुछ जो थे वो वापस यहाँ पर बैक डिफ्लेक्ट हुए या वापस यहाँ पर मुड़ गए। और किस तरह से पता चला जी, एक स्क्रीन रखी हुई थी जो जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। जिंक सल्फाइड एक ऐसा हमारे पास केमिकल है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड करते हैं तो वहां पर शाइन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है जी, शाइन अगर प्रोड्यूस करेंगे इस वाले पार्ट में तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जाकर अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराए हैं। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो दो की थी, कि अगर बहुत ज्यादा हम देते हैं अल्फा पार्टिकल तो वो क्या करते हैं जी, मोस्टली जो है वो उसमें से, उस गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड होकर पास हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पास अनडिफ्लेक्टली, या हम कह सकते हैं कि अनडिफ्लेक्शन उनमें होती है, कोई वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। और हम क्या देखते हैं उनमें, अनडिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस देखते हैं, यानी कि वो किसी भी एंगल पर वापस नहीं मुड़े बल्कि उसमें से पास हो गए हैं, गुजर गए हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि उसमें से पास ऑन हो गए हैं, गुजर गए हैं उसमें से। मोस्टली हमारे पास जो है वो इसी तरह से अल्फा पार्टिकल करेंगे कि बीच में से गुजर जाएंगे। और कुछ ऑब्जर्वेशन उसने की थी कि
फ्यू जो थे यानी कि कुछ पार्टिकल जो थे वो क्या हुए थे जी, डिफ्लेक्ट हो गए थे बैक। तो हम कह सकते हैं फ्यू पार्टिकल्स, हम यहां पर लिख देते हैं पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वापस मुड़ गए थे, वापस आ गए थे, बैक की तरफ मूव कर गए थे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड बैक। जहां पर आपको तकरीबन 3 के करीब यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो वापस आए हैं, ठीक है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था और जी उसको एक्सपेरिमेंट ये करते हुए ये पता चला कि कुछ जो है वो इसमें से पास ऑन हो जाएंगे मोस्टली, बल्कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो है वो पास हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल, और कुछ जो है वो बैक साइड पे यानी कि पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन क्या निकाली या रिजल्ट निकाला क्या, वो देखते हैं जी। उसके लिए हम एक और फिगर देख लेते हैं। उन्होंने इस तरह से कंसिडर किया कि ये जो गोल्ड फॉइल थी, जो हमने सोने की एक हम कहते हैं कि पेपर लाइक उन्होंने मटेरियल लिया था, ये कहते हैं जी इसको गोल्ड फॉइल उन्होंने क्या दिया था, ठीक है। और इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ जो एटम है वो उन्होंने इस तरह से कंसिडर की कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो इस तरह से कि गोल्ड का एटम एक यहाँ है, एक यहाँ, 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 और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज हुए हुए, एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए, यानी कि बहुत एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ के यहाँ पर रखे हुए एटम गोल्ड फॉइल के अंदर। अब यहाँ पर क्या किया जी, बहुत सारे ढेर सारे अल्फा पार्टिकल दिए, ये भी आपको नजर आ रहा है, ये भी है, इसी तरह से ये सब है। तो अब इसमें से हम क्या देख रहे हैं, मोस्टली जो है वो पास ऑन हो रहे थे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का, अगर एक एटम हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसका मोस्टली पार्ट होता है, बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है वो क्या होता है जी, स्पेस वाला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो उसका कंक्लूजन था वो ये था कि लार्ज स्पेस होती है एक एटम के अंदर। तो ये एटम का वो मॉडल देने जा रहे हैं कि एटम को बताने जा रहे हैं कि एटम है कैसा, ठीक है। और उसके बाद जो डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, जो वापसी की तरफ आ रहे हैं या जो वापस आ रहे हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज था। हमने कहा था हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। यहाँ पर हमने कहा था कि हमने याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब वापस मुड़ने वालों का क्या ऐसे शो हो रहा है कि क्या वो बिहेवियर शो करें कि यकीनन जरूर यहाँ पर भी सेंटर में या कुछ इस तरह से कोई पॉजिटिव पार्ट था जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट बैक हुए, जिसकी वजह से वो रिपल्जन, उनको रिपल्जन यानी कि यहाँ पर महसूस हुई, वो रिपेल बैक हो गए। तो इस तरह से उन्होंने कंसिडर किया यहाँ पर कि इसके सेंटर में, एटम के सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है जी, इसका सेंटर होता है एटम का, जिसका नाम उनको क्या उन्होंने क्या दे दिया था जी, चार्ज्ड। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटर, और उसका नाम उन्होंने रख दिया जी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उन्होंने इसका नाम दिया है न्यूक्लियस, यानी कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा जी, पॉजिटिव, और बाकी सारी क्या होती है, वो लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है। अब जब वो बैक की तरफ मूव करके आए हैं अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब है वो जो न्यूक्लियस है वो इतना डेंस है या बहुत ज्यादा हैवी है या उसके पास बहुत ज्यादा पावर है या बहुत ज्यादा वो मैसिव है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीलियम के पार्टिकल थे या अल्फा पार्टिकल थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, वो वापस मुड़ आएंगे। क्योंकि अगर कोई लाइटर सी चीज होती, हल्की सी चीज होती, तो उससे तो टकरा के वो वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन ये यकीनन कोई ऐसी भारी चीज है, ये जो न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से वो टकराते हैं और वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिपल्जन की कुवत बहुत ज्यादा आ जाती है, रिपेल बैक हो जाते हैं, पीछे मुड़ने की जो ताकत होती है, यानी कि एक दूसरे में दफा की कुवत जो हम कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा आ जाती है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली थी कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही साइज में क्या है जी, स्मॉल है। तो हम कह देते हैं न्यूक्लियस का साइज यहाँ पर क्या है, स्मॉल, ठीक है, साइज इज स्मॉल। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, या हम ये भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल साइज का है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने एक कंक्लूजन निकाली कि स्मॉल साइज है न्यूक्लियस का। और अगली बात ये की कि जो बाकी आपके पास पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर की तरफ मूव करके एक इलेक्ट्रॉनिक क्या बना रहा होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा होता है। हम कहते हैं कि वो बाहर की तरफ एक बादल नुमा अपनी जगह को बना रहा होता है और वहां पर क्या कर रहा होता है जी, मूव कर रहा होता है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थी जिसकी वजह से पता चला कि रदरफोर्ड ने एक डेवलप किया कि एटम का मॉडल किस तरह से होना चाहिए और एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो किस तरह से
अरेंज हैं। और वो किसके थ्रू उन्होंने किया जी, एक गोल्ड फॉइल ली थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करके यानी कि उसके साथ टकरा के और देखा था किस तरह से डिफ्लेक्शन उनमें आ रही है, या कुछ मुड़ के वापस आ रहे हैं या मुड़ के नहीं आ रहे, कुछ जो है वो स्ट्रेट अवे पास ऑन हो रहे हैं। तो इस वजह से उनको पता चला कि रदरफोर्ड ने डेवलप किया कि एटम का एक मॉडल किस तरह से होना चाहिए।